सुप्रभात, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, प्यारे बच्चे और विद्यार्थी। आप जानते हैं जैसे कि आप कक्षा 5 में आप दो भाषा पढ़कर आए हैं, एक हिंदी और दूसरा अंग्रेजी। परंतु जैसे ही आप क्लास 6 में आपने प्रवेश लिया तो तीसरी भाषा अर्थात थर्ड लैंग्वेज के रूप में आपको चयन करना अर्थात सिलेक्ट करना होता है। उसके अंदर कुछ विद्यार्थी जो हैं गुजराती भाषा का चयन करते हैं और कुछ लोग जो हैं संस्कृत भाषा का चयन करते हैं। जिन विद्यार्थियों ने संस्कृत भाषा का चयन किया है, चुना है, तो क्लास 6 के लिए मैं आप लोगों को पहला पाठ, क्योंकि संस्कृत आप पहली बार पढ़ रहे हैं, संस्कृत जो है वह हमारी प्राचीनतम भाषा में से एक है। और यह भी कहा जाए कि भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उन भाषाओं की जो संस्कृत है वो जननी, अर्थात जो भी भाषाएं आप चाहे गुजराती पढ़ रहे हैं, मराठी पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, जो भी भाषा आप पढ़ रहे हैं वो सभी भाषाएं जो है संस्कृत भाषा से निकली है। अर्थात संस्कृत भाषा जो है सभी भाषाओं की माँ जननी कहा जाता है। अब यहाँ संस्कृत भाषा जो है वो हमें क्यों पढ़नी चाहिए, इस बात पर विचार आए तो आप यह ध्यान रखिए कि एक तो संस्कृत जो है हमारी प्राचीनतम भाषाओं में से एक, और बहुत सारे जो हमारे धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं वह भी संस्कृत भाषा में रचित हैं। अच्छा, जो कोई विद्यार्थी 12th के बाद मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है तो मेडिकल फील्ड में जो विद्यार्थी जो आयुर्वेद के चिकित्सा क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनको भी 12th के अंतर्गत कहीं न कहीं संस्कृत भाषा का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब आप उस चिकित्सा पद्धति के अंदर जाएंगे तो उसमें जो श्लोक लिखे रहेंगे, पद्धतियां लिखी रहेंगी, अंग्रेजी के साथ साथ उसमें संस्कृत भाषा का उल्लेख होगा। तो उन विद्यार्थियों को जो आयुर्वेद शास्त्र में चिकित्सा क्षेत्र या डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उन्हें भी संस्कृत पढ़ना आना चाहिए। और हमारे बहुत सारे जो सूक्ति युक्त वाक्य हैं, कहावतें हैं, वह भी हमारे संस्कृत में लिखे हुए हैं। अब आज हम जो है जो विद्यार्थी जिन्होंने संस्कृत भाषा का चयन किया है उनके लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। विद्यार्थी यहाँ ध्यान रखें कि आपका जो पहला पाठ है वह है संस्कृत वर्णमाला। वर्णमाला आपको 5th से लेकर के 6 में भी व्याकरण में आपको समझाया गया होगा कि वर्णमाला मतलब वर्णों का समूह, वर्णमाला अर्थात वर्णों का समूह। अब वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण पाए जाते हैं, तो वहाँ हम उस विस्तार में नहीं, संस्कृत में भी उसी प्रकार 2 प्रकार के वर्ण पाए जाते हैं। वर्णमाला के अंतर्गत जो इसकी लिपि है, जो लिपि आप संस्कृत में आप देखिए, मैडम ने आपको भाषा, लिपि और व्याकरण पहला पाठ पढ़ाया होगा, उसके अंदर बताया होगा कि हिंदी की जो लिपि है वह देवनागरी है। उसी प्रकार संस्कृत की जो लिपि है वह भी देवनागरी की तरह ही लिखी जाती है और पढ़ी जाती है। अब देवनागरी लिपि में और हिंदी की लिपि में एकदम समानता है, दोनों एक जैसी ही पढ़ी और लिखी जाती है। अब ध्यान देने वाली बात है विद्यार्थी कि संस्कृत वर्णमाला में, अब यहाँ ये विद्यार्थी ध्यान रखिए जिसकी मदर टंग जो है गुजराती है, जिन्होंने गुजराती भाषा में उनका बोलचाल है, वो संस्कृत शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते। वो उनकी भाषा में संस्कृत को वो संस्कृत कहते हैं, संस्कृत नहीं कहना है उसको, संस्कृत शब्द का उच्चारण आप करेंगे संस्कृत। तो यहाँ संस्कृत KRIT, SANSKRIT, कृत, कृत नहीं, तो वो आपकी भाषा का अशुद्धि है। तो जब भी संस्कृत वाला जो विद्यार्थी उसका उच्चारण आप क्या करेंगे, संस्कृत। तो संस्कृत भाषा में, अब संस्कृत भाषा में हम देखें
तो हमें जो पढ़ने के लिए है, पहले पाठ के अंतर्गत ये 5 बिंदुओं को हम नजर डालेंगे, उस पर हम विचार करेंगे। पहला है स्वर। तो संस्कृत वर्णमाला में स्वर होंगे, व्यंजन होंगे, अयोग अवाह के शब्द होंगे, जानकारी मिले, कुछ संयुक्त व्यंजन होंगे, संयुक्त व्यंजनों के साथ साथ वर्ण विच्छेद होगा। इतनी बातें जो हैं आप इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे और इसी पाठ पर आधार इसी प्रकार के जो हैं आपके प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। अब विद्यार्थी यहाँ ध्यान रखिए कि संस्कृत वर्णमाला में पहले जो स्वर हैं वो होते हैं स्वर। अब हिंदी में भी जो स्वर हैं, संस्कृत के भी स्वर वैसे ही पाए जाते हैं। फर्क इतना है, इसके अंदर 2 जैसे अ, आ, ई, उ, री और री, इसको थोड़ा सा जोर देकर पढ़ना पड़ेगा। तो संस्कृत में री और री ये 2 वर्ण जो हैं वो नए आए हैं। दूसरा है ट्री, ए और ए, ओ और अ। अब ये 2 जो व्यंजन हैं ये प्राचीनतम संस्कृत में प्रयोग में आते थे, परंतु अब जो नई संस्कृत में प्रचलन में आया है इसका प्रयोग नहीं किया जाता, बहुत कम देखा जाए। परंतु जब आप वेदों की भाषा देखेंगे, जो साहित्यों की भाषा देखें, जो संस्कृत लिखा गया उसमें री और री शब्दों का उच्चारण पाया जाता है। इसलिए इसको जानकारी के लिए पढ़ेंगे। अंतोगत्वा संस्कृत में हिंदी की तरह ही 11 स्वर जो हैं इन्हीं का प्रचलन है। तो अ से लेकर के अ तक जो 11 स्वर हैं इन्हीं को बार बार हमें पढ़ना है, मात्राओं के रूप में पढ़ना। अब 11 स्वरों को पढ़ने की दृष्टि से हम जो है 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। 3 भागों में विभाजित करने का तात्पर्य है कि स्वर को पढ़ने की दृष्टि से, जानकारी की दृष्टि से उसके 3 भेद यहाँ हम पढ़ेंगे। पहला है ह्रस्व, हिंदी में उसका उच्चारण कि जिसको बोलते समय हवा कम जोर लगे, उच्चारण करते हवा का कम योग हो, उसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर में हिंदी की तरह यहाँ भी जो है 4 वर्ण हैं। तो अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये जो हैं ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। दूसरा दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, इसमें 2 ऐसे और री, ये जो हैं किसके अंदर आते हैं? दीर्घ स्वर में। तो स्वर के 3 भेद हो गए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ये आपकी पढ़ने की दृष्टि से अलग है। हिंदी में थोड़ा हम यहाँ पुरुष स्वर कहते थे, परंतु हम यहाँ पुरुष नहीं, हम सिर्फ अभी स्वरों को पढ़ रहे हैं। किसके अंतर्गत? संस्कृत वर्णमाला के। अब उसके अंदर से संयुक्त व्यंजन जो है आपके, ये 4 व्यंजन है, इसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये 2 स्वर के मेल से बने हुए। तो संयुक्त व्यंजन ना होकर ये संयुक्त स्वर है। क्या है? स्वर है। तो संयुक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन, व्यंजन हम यहाँ पढ़ेंगे, संयुक्त स्वर यहाँ पढ़ रहे हैं। तो संयुक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन में ध्यान रखेंगे, तो वहाँ 2 व्यंजन होंगे, उसको संयुक्त व्यंजन कहेंगे। जो 2 स्वर मेल होंगे तो उसे संयुक्त स्वर कहेंगे। पढ़ने की दृष्टि से यहाँ ए और ऐ, ओ और औ, ये 4, ये इसका संधि में आप इसका प्रयोग करते हैं। इसका मतलब होता है कि अ और ई के मेल से ए बनता है। ये संधि में आपको पढ़ाया जाएगा, हिंदी में आप उसको पढ़ेंगे तो विस्तार से उसको जान पाएंगे। परंतु यहाँ से पढ़ने की दृष्टि से देखें कि संयुक्त स्वर, तो स्वर 3 हो गए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। विद्यार्थी ये जान गए
इनकी मात्राएं भी आप परिचित हैं हिंदी में, जिसकी मात्राएं मुझे समझाने की पुनः आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जैसी मात्राएं आपकी हिंदी में लगती हैं वैसी ही मात्राएं उनकी संस्कृत में प्रयोग होंगे। अब दूसरा जो है व्यंजन। अब व्यंजन को यहाँ ध्यान रखेंगे विद्यार्थी। व्यंजन शब्द जो वर्ण, जो संस्कृत के वर्ण जो हैं, जो संस्कृत वर्णमाला के वर्ण हैं, उसमें दूसरा भेद जो है उसको हम कहते हैं व्यंजन, कंसोनेंट। स्वर को वोवल्स एंड व्यंजन को कंसोनेंट कहते हैं। ये जो व्यंजन है ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात स्वर की सहायता, जैसे आपने कहा कि क, ये जैसे आपने कहा क, तो क व्यंजन में क और अ ये दो ध्वनियां सुनाई दे रही हैं। तो ये दो ध्वनियों के तहत आप कहें क, तो क भी सुनाई देता है और आ भी सुनाई देता है। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थी कि क में अ स्वर समाहित है, मिला हुआ, अर्थात व्यंजन को बोलते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर और व्यंजन में अंतर इतना, स्वर जो है स्वतंत्र बोले जाते हैं और व्यंजन जो है वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो अब यहाँ ये ध्यान रखिए, यहाँ मैंने व्यंजनों की पूरी श्रृंखला को यहाँ लिखा, पूरे क्रम को यहाँ मैंने बोर्ड पर लिखा है। जो हिंदी में व्यंजन है वही व्यंजन जो है संस्कृत भाषा में भी पाए जाते हैं। अब मैंने देखिए यहाँ जो मैंने क वर्ण का उच्चारण किया, तो इसके अंदर क के नीचे मैंने ये डंडी लगाई, ये छोटा सा, इसको संस्कृत में कहते हैं हलन। इस शब्द को कहा जाता है हलन। तो व्यंजन को लिखते समय हलंत का प्रयोग, अगर सिर्फ व्यंजन लिख रहे हैं, सिर्फ व्यंजन लिख रहे हैं तो उसके नीचे हलंत लगाए। अगर आप क वर्ण लिख रहे हैं तो क के साथ, जैसे ये वर्ण, परंतु सिर्फ व्यंजन लिख रहे हैं क, तो उसके नीचे हलंत। तो इसीलिए जब वह अ से रहित होता है, अ नहीं सुनाई देता, तो वहां पर उसको हलंत लगाकर लिखा जाता है। संस्कृत में इस चीज की बहुत मान्यता है और बार बार इन शब्दों का प्रयोग होगा। हलंत युक्त शब्द, हलंत युक्त का मतलब है उसके अंदर स्वर नहीं है। अब हम चलते हैं विद्यार्थी व्यंजन की तरफ बच्चों। तो व्यंजन जो है ये हमारे सभी व्यंजन मैंने लिखे हुए हैं। तो पहला जो है क वर्ग, क वर्ग का व्यंजन। क वर्ग, वर्ग का अर्थ होता है समूह, ग्रुप। तो जो ये क से लेकर म तक जो है ये 5 के ग्रुप में होते हैं, समूह में होते हैं, इसलिए इसको क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग में विभाजित किया जाता है। और इन विभाजन के तहत इनको 5 क्रमों में लिखा जाता है। तो इसलिए इस क्रम को ये 5 है जिसको हमने कहा क वर्ग। ये 5 है च वर्ग, इसको पहले वर्ण के आधार पर उसके वर्ग उस ग्रुप में च वर्ग का है, ये ट वर्ग का है, ये त वर्ग का और ये प वर्ग का। तो क वर्ग में क ख ग घ अंगा, च वर्ग में च छ ज झ ञ, त वर्ग में ट ठ ड ढ अण, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म। अब यहाँ इसको मैंने अलग क्यों किया विद्यार्थी? यहाँ ये सभी जो व्यंजन हैं ये स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब छूना, अर्थात इन वर्गों के व्यंजनों को बोलते समय मुंह में या आपके मुख में जिह्वा कहीं न कहीं उस अव्यय को, अंग को छूती है। जैसे आपने च वर्ग कहा, च, तो जीभ जो है ऊपर तालु को छुए। प वर्ग का प कहेंगे तो दोनों ओठ जो हैं वो आपस में स्पर्श करेंगे, इसलिए इन सभी व्यंजनों को जो है स्पर्श व्यंजन कहा जाता है।
तो व्यंजनों को पढ़ने की दृष्टि से, पढ़ने के लिए हमने 3 भागों में विभाजित किया। तो पहला भाग जो है वह है स्पर्श, दूसरा जो भाग है वो है अंतस्थ व्यंजन, उसके अंदर य, र, ल और व, ये 4 य, र, ल, व। अंतस्थ मतलब जो बोलते समय हवा अंदर से बिना स्पर्श के निकले, उसको हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। और उसके अंदर श, स और ह, ये जो है ऊष्म व्यंजन, अर्थात इनको बोलते समय थोड़ा सा बल देना पड़ता है, जोर देना पड़ता है, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। विद्यार्थी, हमने इसमें सीखा कि संस्कृत वर्णमाला में स्वर होते हैं। स्वर 3 होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। फिर हमने दूसरा भेद पढ़ा व्यंजन। व्यंजन में हमने स्पर्श व्यंजन पढ़ा जो वर्गों में विभाजित है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। फिर दूसरा भेद पढ़ा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व होते हैं। और तीसरा जो है वह हमने पढ़ा ऊष्म व्यंजन, जिसको हम श, श और ह कहते हैं। अब देखना है कुछ व्यंजन जो हैं संयुक्त रूप में, हमने यहाँ पर संयुक्त स्वर, तो वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। क्या हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब है कि वो किसी 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं। जैसे छतरी वाला छ, त्र, ज्ञ, स्र, तो यहाँ जो छतरी वाला श है वो क और श के मेल से बना है, त्र है ता और रा के मेल से बना है, ज्ञ है ज और इया के मेल से बना है, श्र है श और र के मेल से बना है। द विद्यालय वाला, जो विद्यार्थी वाला, वो द और य के मेल से बना है। प्र प धन र से बना है। य द धन य, अर्थात ये जोड़े में मिलकर बने हैं। इसमें देखो मैंने यहाँ हलंत लगा, इसलिए अ नहीं निकाला। अगर इसमें से अगर मैंने यहाँ लिखा जैसे त्र, ऐसे लिखा है, तो इसको आप अलग करेंगे तो ये हो जाएगा ता धन रा धन आ। अब आप कहेंगे सर ये आ कहाँ से आया? देखिए इसमें हलंत नहीं लगाए। तो जो भी व्यंजन बोले जाएंगे, तो व्यंजन जो है हमारे, जब भी इसे हम उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उसमें अ ध्वनि आता है। अगर कोई मात्रा ना लगी हो तो अ आएगा। तो हमने त धन रा धन अ, त्र शब्द का उच्चारण किया, परंतु मैंने इसमें हलंत लगाया, इसलिए अ नहीं लिखा। परंतु अगर ये हलंत ना हो तो उसमें से अ आपको निकालना होगा, जो हम वर्ण विच्छेद के अंतर्गत देखेंगे। तो हमने अभी विद्यार्थी संस्कृत वर्णमाला में सीखा, स्वर सीखे, स्वर के 3 भेद सीखे, ह्रस्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर को हमने ध्यान देखा। व्यंजन हमने पढ़े, जो हिंदी में व्यंजन हम पढ़ते हैं। उसी आधार पर स्पर्श व्यंजन 5 भागों में विभाजित है, जिसको वर्गों में विभाजित किया गया है। फिर दूसरा भेद जो है अंतस्थ व्यंजन देखा, अंतस्थ में य, र, ल, व पढ़ा। फिर ऊष्म व्यंजन देखा, श, स, स, ह देखा। फिर संयुक्त व्यंजन देखा, संयुक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन यहाँ हमने देखा 2 अलग अलग है। तो ये संयुक्त रूप में प्रयोग होने वाले कुछ वर्ण हैं, जिसको हमने संयुक्त रूप में देखा। तीसरा हम अब देखते हैं वर्ण विच्छेद। प्यारे बच्चों, अब हम उस संस्कृत वर्णमाला में अगला पहलू जो है वो हम वर्ण विच्छेद कहेंगे। वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद को सीखेंगे। वर्ण विच्छेद का मतलब होता है जो शब्द होते हैं उनको अलग करना, वो वर्ण विच्छेद कहलाते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा कमल, कमल शब्द मैंने लिखा, तो कमल शब्द में कितने वर्ण हैं इसको आपको अलग करना है। तो आप इसमें देखिए क है तो क में आ है, तो
प धन अ, ये हो गया प। फिर दूसरा वर्ण क्या है म, इसमें भी आ आया, यहाँ आप लिखेंगे म धन अ। फिर तीसरा वर्ण देखिए, इसके अंदर आया ल, तो इसके अंदर भी आया, तो इसको हम कहेंगे ल धन अ। तो इस प्रकार से शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया जो है वो उसको हम कहते हैं वर्ण विच्छेद। अगर मात्राओं वाले शब्द का प्रयोग करें तो वहां पर हम देखेंगे, जैसे एक शब्द देख लीजिए, हम देख लेते हैं विद्या, ठीक है, विद्या संस्कृत में द्या। अब देखिए हिंदी और संस्कृत में अंतर यह है कि हिंदी में जो हम लिखते हैं उसको अलग करके, हिंदी में अगर हमको विद्या लिखना हो तो हम कैसे लिखते थे, विद्या, ऐसे अलग करके लिखते थे। परंतु संस्कृत में ये वाला मान्य नहीं हो, संस्कृत में आपको ऐसा ही लिखना होगा। तो यहाँ ध्यान रखना है कि विद्या शब्द हमने वर्ण विच्छेद में देखा था, तो वहाँ जो अंतर्गत था विद्या, इसको हम अलग करेंगे, व में ई की मात्रा है, तो व धन ई, तो कौन सी मात्रा है, छोटी की, तो व धन ई। फिर द्या, द्या अभी हमने देखा था बिंदु वर्ण होने में बनते हैं द और य के मेल से बनता है द्या। अब इसमें मात्रा कौन सी लगी है, आ की, तो यहाँ आ की मात्रा जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा आ, तो सब बन जाएगा विद्या। ये हो गया आपका वर्ण विच्छेद। अब उसका उल्टा विद्या ये दिया गया हो और ये करना शब्द बनाना, उसको कहेंगे वर्ण संयोजन। तो ये क्या हो जाएगा, वर्ण संयोजन। ये दिया गया है और विद्या आपको लिखना है, तो उसको आप वर्ण संयोजन शब्द कहेंगे। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा ना धन आ धन द धन ई, तो इन चारों वर्णों को मिलाकर कौन सा वर्ण संयोजन हुआ, कौन सा शब्द बना, वो आप कहेंगे सर यह जो शब्द बना नदी शब्द बना। ना धना ना हो गया, धनी की मात्रा न, ये हो गया वर्ण संयोजन। तो वर्ण संयोजन के तहत हमने दो चीजें पढ़ी, वर्ण विच्छेद पढ़ा और वर्ण संयोजन। तो विद्यार्थी यहाँ ध्यान रखिए कि आप लोगों को मैंने इस पाठ के अंतर्गत दो चीजें पढ़ाई, स्वर व्यंजन अयोगवाद संयुक्त और वर्ण विच्छेद। तो आपने इस बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद मित्रों।